नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में आप जैसा जानते ही हैं, लगातार हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, कौन सी नवीनतम तकनीकें हैं जो आपके लिए इजाद की जा रही हैं, कौन से शोध चल रहे हैं जिससे हमारे किसानों को मदद मिल सके, उन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। गन्ना कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला। CSSRI करनाल में रबी किसान मेला संपन्न और कृषि एवं पशुपालन संगोष्ठी का आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गन्ना का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। यहाँ किसानों को गन्ना की अच्छी उपज लेने के लिए एवं तकनीकी जानकारी हेतु हरियाणा राज्य के करनाल में गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर समय समय पर किसानों को गन्ने की उन्नत किस्में, बुआई के तरीके एवं पैदावार की तकनीकों के बारे में बताया जाता है। पेश है ये रिपोर्ट। पिछले दिनों गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में 7 से 12 मार्च 2016 को गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों ने भाग लिया। करनाल स्थित संस्थान के निदेशक डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ ने इस अवसर पर कहा, जो हमारा केंद्र है इसका गन्ने के उत्पादन में, गन्ने के लिए वैरायटल डेवलपमेंट करने में यदि उत्तर भारत को देखें तो अग्रणी स्थान रहा है। आज उत्तर भारत में जो भी किस्में चल रही हैं, जो किसानों के पास किस्में हैं, ज़्यादातर उसमें से किस्में इस क्षेत्रीय केंद्र द्वारा विकसित की गई हैं। यदि आप चीनी पत्ता की बात करें, करनाल ने 12% की रिकवरी क्रॉस कर ली है करनाल फैक्ट्री ने, और ये सब करनाल फैक्ट्री काफ़ी जो करनाल मिल बहुत आधुनिक मिल नहीं है, फिर भी इसने 12% की रिकवरी की। इसका प्रमुख श्रेय जाता है जो हमारे केंद्र द्वारा विकसित वैरायटी है CO 0238, और इसी वैरायटी की वजह से आज उत्तर प्रदेश में जो बिस्वा चीनी मिल है उसने 13.11 या 13.14% का रिकॉर्ड चीनी रिकवरी इस बार दी है। आजकल रबी मौसम में किसान मेलों की बहार रहती है, क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति जहां एक ओर अपनी सुंदरता दिखाती है, वहीं खेतों में किसानों की फसलें भी लहलहाती हैं। ऐसे मौसम में हमारे कृषि संस्थान मेलों का आयोजन करते हैं एवं किसानों को फसल एवं उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले दिनों करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में रबी मेले का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से आए करीब 2000 किसानों ने भाग लिया। इस मेले का उद्घाटन हैफेड के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी ने किया। इस मेले की सफलता के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हर वर्ष किसानों के लिए रबी किसान मेले का आयोजन करता है। इस वर्ष भी हमने 5 मार्च को इस मेले का आयोजन किया। इसमें लगभग 2000 किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए। किसानों को यहाँ पर सलाह दी गई थी कि वो अपना पानी और मिट्टी का सैंपल लेके आएँ ताकि उसकी जांच की जाए, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय का आदेश है, उसके आदेशानुसार हम सभी किसानों को कोशिश करते हैं कि उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाए। और इस अवसर पर हमने प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिस पे जो भी किसानों के सवाल थे उनका जवाब दिया गया, क्योंकि किसानों के लिए काफ़ी मृदा और पानी से संबंधित प्रश्न थे जिनका जवाब हमने यहाँ पर दिया। और इस मेले में हमारे मुख्य अतिथि चेयरमैन जो हैफेड के हैं हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इससे किसानों को काफ़ी लाभ मिला। और सभी किसानों को कोशिश की हमने कि वो जो हमारा प्रक्षेत्र है, फार्म है, जो भी हमारी तकनीकियाँ हैं उनको देख पाएँ। इस अवसर पर हमने जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी आमंत्रित किया ताकि कृषि के प्रति उनका भी रुझान बढ़ सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के साथ साथ जिन किसान भाइयों के पास जमीन कम है वह पशुपालन करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए किसान भाइयों को जरूरत है कि वे खेती की आधुनिक तकनीकों को समझें। पेश है ये रिपोर्ट।
पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय आधुनिक कृषि एवं पशुपालन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में नाबार्ड एवं विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने संगोष्ठी में आधुनिक तकनीकों को समझा ताकि वो उन तकनीकों से अधिक फायदा उठा सकें। संगोष्ठी के आयोजक सुंदर चौहान ने इसके उद्देश्य को बताते हुए कहा, उद्देश्य हमारा जो आज का किसान है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्से में वो अपनी किसी भी फसल को सही से बेच नहीं पा रहा है। जो बिचौलिए हैं उसकी कीमत बहुत ही घटा करके देते हैं, जिस वजह से लागत ज़्यादा आती है, फ़ायदा नहीं निकल पाता है। तो इसका मकसद ये है कि सभी किसानों को एक प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म दे करके उन्हें एक मार्गदर्शन देना कि उसका प्रोडक्ट का वैल्यू अच्छा कैसे मिल सकता है। फिर कच्चे माल को बेचने की बजाय वो प्रोडक्ट को तैयार करके बेचें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे जो मूल बात ये है कि हमारा किसान इनपुट कम लगाने के बाद आउटपुट ज़्यादा देता है, उसके बावजूद भी घाटे में रहता है। अगर ये मंच मिल जाती है कि जहाँ से सरकार की स्कीम के साथ साथ बैंक की सर्विसेज और वेटनरी सर्विसेज, अदर कंसल्टेंसी ट्रेनिंग अगर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो उनका हित हो सकता है। और यही मेरा प्रयास है कि सभी किसानों को एक करके उनके कच्चे माल को रेडी करके तैयार करके अच्छे मूल्य पे बेचना, ताकि किसान फ़ायदे में हो सके और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। संगोष्ठी में नाबार्ड से आए हुए अधिकारियों ने अपनी योजनाओं से किसानों को अवगत कराया। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है, भारत सरकार की संस्था है। और हम बहुत तरह से, बहुत तरीक़ों से और बहुत सारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं। किसानों के लिए जो केसीसी की योजना है, कृषक उत्पादक संघ है, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो स्वयं सहायता समूह है, छोटे छोटे सीमांत किसानों की बात करें तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से संयुक्त देयता समूह है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों को या महिलाओं को संगठित करके उनके अपने ग्रुप्स बना करके उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ते हैं, उत्पादक से विक्रेता तक उनको लेकर के जाते हैं। और उसी श्रृंखला में ही ये हमारी किसान उत्पादक संघ योजना है, जिसमें आज ये इन्विक्टस का कार्यक्रम किया गया है। बदलता मौसम जहां सर्दी की ठिठुरन से छुटकारा दिला रहा है, वहीं कृषि क्रियाओं में भी बदलाव ला रहा है। तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या रहेगा हाल और उसके अनुरूप क्या किए जाने चाहिए कृषि कार्य। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी पड़ने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के कुछ स्थानों पर वर्षा तथा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। असम और मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी बौछारें पड़ने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के किसान न सिर्फ खेती किसानी में सक्रिय हैं, बल्कि उसके साथ साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। अधिकतर किसान पशुपालन में कहीं ना कहीं शामिल भी हैं और इसी के लिए राजस्थान के बीकानेर में स्थित राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है।
किस तरीके से ये विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं दे रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है पशुपालन के लिए। तमाम ऐसी जानकारी होती है जिसका होना पशुपालकों के लिए बेहद ज़रूरी, उनकी जागरूकता के लिए भी ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर उनके पास दुधारू पशु हैं तो उनसे अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए भी ज़रूरी है। हमने इसके लिए बात की विश्वविद्यालय के कुलपति से, क्या उन्होंने जानकारी दी और किस तरीके से जानकारी लाभदायक हो सकती है हमारे पशुपालकों के लिए, आप भी जानिए। मरुधरा यानी राजस्थान की धरती पर हरियाली का भले ही टोटा हो, लेकिन पशुधन अपार है। एक लंबे समय से ये सोचा जा रहा था कि ये जो पशुधन है उसको स्वस्थ रखा जाए, उसका नस्ल सुधार हो, उसके आवास की बात हो, उसका आहार की बात हो। ये सब सोचते हुए वर्ष 2010 में राजस्थान के शहर बीकानेर में एक सोच उभर के सामने आई कि क्यों ना एक विश्वविद्यालय का एक निर्माण किया जाए, और ऐसा ही हुआ। राजस्थान पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और ये स्थापना जब से हुई तब से ये पूरी तरीके से समर्पित है विश्वविद्यालय पशुधन विकास के लिए। आखिर अब तक की जो 5 साल की यात्रा है, इस यात्रा में क्या कुछ हुआ, कितने पड़ाव देखने को मिले, क्या कुछ सफलताएं आई, क्या कुछ उपलब्धियां आई, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं इसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल A.K. गहलोत साहब से। डॉक्टर गहलोत, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो 5 साल की यात्रा थी, इसमें आपने किस तरीके से किन उद्देश्यों को लेकर के चले और उन उद्देश्यों की पूर्ति आज कहाँ तक हो पाई? सन 2010 में वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान में होने के बाद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र पूरा राजस्थान राज्य था, जो देश का भूभाग के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और 33 ज़िले हैं। इस पूरे बड़े राज्य के लिए और पशुधन से के महत्व को देखते हुए हमारा ये कर्तव्य था कि हम शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार तीनों क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से प्रगति करें, ताकि राज्य के पशुपालन को हम और उन्नत बना सकें। प्रोफेसर गहलोत, एक बात तो है कि जो पशु शिक्षा है उसका महत्व तभी उभर के सामने आएगा और उसका रुझान तभी आएगा जबकि उसमें कुछ जो सिलेबस यानी पाठ्यक्रम है उसमें कुछ नवीनता लेकर के आए, जैसे कि आपका डिजिटल इंडिया के लिए आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिलेबस के सुधार की दिशा में क्या कुछ प्रयास किए गए? हमने ये किया है साहब कि जो डिप्लोमा स्तर का सिलेबस है उस सिलेबस को हम बार बार रिवाइज़ करते रहते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सिलेबस है और अभी भी उसका रिवीजन हमने राज्य सरकार को भेज रखा है। स्नातक स्तर का सिलेबस हमने राष्ट्रीय सिलेबस को अपना लिया, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद जिस सिलेबस को जारी करती है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो हमारी स्नातक स्तर की शिक्षा है वो शिक्षा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के समरूप हो गई। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर और PhD का जो सिलेबस है वो हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सिलेबस अपना लिया है, और ये सिलेबस भी अब 5th डीन्स कमेटी और हायर एजुकेशन में फिर अगले 1 साल में रिवाइज दोबारा होने वाला है। तो राष्ट्रीय स्तर के सिलेबस अपनाने से इस विश्वविद्यालय के जो स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD धारक हैं उनका जो स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। तो इस तरह से हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं, परंतु इसके साथ साथ में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया है शिक्षा प्रणाली में। स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे लगभग हर विभाग में स्मार्ट क्लासरूम है, सेमिनार हॉल्स हर विभाग में हैं, जो कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, टच स्क्रीन इत्यादि से लैस हैं। उसके अतिरिक्त अब हमने ये कर दिया है कि पूरा का पूरा जो लेक्चर शेड्यूल है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। प्रोफेसर गहलोत, एक बात तो है कि जो देशज पशु है और जो संकर पशु है जिसको विदेशी पशु कहते हैं, उन दोनों के बीच में आजकल एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई है, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें पशुधन सुधार की दिशा में क्या हो रहा है, और ख़ासकर जो विभिन्न इसके क्षेत्र हैं उसमें आपने क्या कुछ शोध कार्य किए? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो देशज या स्वदेशी पशुधन है वो और संकर नस्ल या विदेशी पशुधन, इनके बीच में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आखिर कौन सा पशुधन होना चाहिए। और ये वैज्ञानिकों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम समाज को बताएं, हम देश को बताएं कि कौन सा पशुधन भविष्य के लिए लाभकारी है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कॉन्शियस बहुत हैं इस मामले में, हम सावचेत भी हैं। हमने तुरंत स्वदेशी पशुओं की नस्लों के सुधार के कार्यक्रम हाथ में लिए, चाहे वो स्वदेशी गौवंश हो, स्वदेशी भैंस वंश हो, स्वदेशी भेड़ और बकरी वंश हो।
वर्तमान में विश्वविद्यालय जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जो पूरे देश में एक उदाहरण है, वो ये है कि हम स्वदेशी गौवंश पर, उनके विकास पर कार्य कर रहे हैं। और आज इस विश्वविद्यालय को गर्व है कि ये विश्वविद्यालय 6 स्वदेशी गौवंश की नस्लों पर उनके सुधार और उन्नयन का कार्य कर रहा है। और हमने वो इसमें सुधार हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करके किए हैं जो आश्चर्यजनक परिणाम दे रहे हैं। जैसे स्वदेशी गौवंश की गाय की हमारी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता हमने 26 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ा दी है। प्रथम ब्यांत की उम्र घटा करके 2 से 3 साल के बीच में कर दी है। 2 ब्यांतों में अंतर हमने घटा करके लगभग 13 13 महीने का औसत कर दिया है। जबकि हमारे पास में ऐसे उदाहरण भी हैं कि स्वदेशी गौवंश में 2 वर्ष की बछड़ी गाय बन गई है। तो ये सब परिणाम इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि हमारे जो स्वदेशी गौवंश और उसके अलावा दूसरे पशुओं की नस्लें ये बहुत सक्षम हैं। इस वातावरण का अनुकूलन उनमें बहुत पर्याप्त है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। तो भविष्य में यही पशु हमें पशुधन उत्पादन देंगे। इस बाबत विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। ये बात तो प्रोफेसर गहलोत रहे कि किस तरीके से नस्ल सुधार की दिशा में आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन पशुधन से जुड़े हुए कुछ और पहलू होते हैं, जैसे आहार की बात है, आवास की बात है और पशु की चिकित्सा की बात है। इसमें क्या कुछ आपने उपलब्धियां हासिल की हैं? देखिए, पशुधन उत्पादन में 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला बिंदु नस्ल से संबंधित होता है कि हमारे पास में अच्छी नस्ल के पशु होने चाहिए। दूसरा और तीसरा बिंदु जो है वो पशु पोषण और पशु प्रबंधन का होता है। और चौथा बिंदु है पशु स्वास्थ्य का। और 5वां बिंदु है पशुओं से संबंधित ज्ञान या तकनीकी जानकारी का ज्ञान। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि इन 5 बिंदुओं पर हम प्रयत्नशील रहें और पशु पोषण में विशेष तौर से पौष्टिक चारा तो हो ही हो, पौष्टिक आहार भी हो पशुओं का, परंतु उसके साथ साथ में उसकी कीमत भी कम हो। तो हमारे सारे प्रयोग इस तरह के हैं कि हम अधिक से अधिक पौष्टिक आहार, संतुलित आहार और जिसमें विटामिन और लवण मिश्रण भी हो, इस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर या किस क्षेत्र में किस लवण की कमी है उसके हिसाब से सस्ता मिनरल मिक्सचर बनाया जाए, इस दिशा में भी हम कार्य करें। उसके साथ साथ में हरा चारा उत्पादन, हरा चारा परिरक्षण, इस पे विश्वविद्यालय बहुत अधिक जोर दे करके कार्य कर रहा है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से चाहे हरे चारे का उत्पादन हो, चाहे पॉलीबैग तकनीक से हरे चारे का साइलेज बना करके परिरक्षण करना हो। और चारागाह विकास में विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ी तकनीक खोजी है जिसमें देश में प्रथम बार घास के बीज की कॉम्पल बनाई गई है, सैपलिंग बनाई गई है, पौध बनाई गई है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा। और जो राजस्थान के इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास, लेस्यूरस सिंडिकस घास है जिसे सोना घास कहते हैं और जिसमें बहुत अधिक 10% के आसपास प्रोटीन की मात्रा होती है, इसके चारागाह विलुप्त होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इनके चारागाहों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है कि सेवण घास को बढ़ावा किया जाए। हमने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सेवण घास की पौध तैयार की है और सेवण घास के चारागाह को पुनर्निर्माण उनका कैसे किया जाए, इस और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम भविष्य में साबित होने वाला है। तो विश्वविद्यालय पशु पोषण पे भी, पशु स्वास्थ्य पे भी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहा है। और हम लोगों ने इस बाबत हमारे जितने भी नए फार्म्स बन रहे हैं उन नए फार्म्स में हम फार्म की डिज़ाइनिंग, चाहे वो मिल्किंग शेड हो, चाहे वो पशुओं के बाड़े हों, उनकी डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, वातावरण को अनुकूल बना रहे हैं। हमने इजरायली पैटर्न का डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया है जो शायद भारत में प्रथम बार इंट्रोडक्शन हुआ है। और उससे हमारे पशु हमारे बाड़ों में, हमारे शेड्स में बहुत आराम से रह सकते हैं। गर्मी में भी उन्हें उतनी गर्मी नहीं लगती है और उनका उत्पादन भी बना रहता है। तो इन चारों डायरेक्शंस में विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। एक बात तो है सर, आपने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर प्रयोगशाला की 4 दीवारी में शोध कैद हो जाती है तो वो मैं समझता हूँ कि सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो पशुपालक तक ना पहुँचे, यानी उसके उपयोगकर्ता तक नहीं पहुँचे। इसकी दिशा में आप क्या कर रहे हैं? अपनी तकनीकों के बहुत तेज़ गति से प्रसार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय ने कई स्तरों पर कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। पहला कार्यक्रम तो हमारा ये था कि पशुपालकों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रशिक्षित किया जाए और इस उद्देश्य से प्रत्येक ज़िले में हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिन राज्य के जिन जिलों में
विश्वविद्यालय का कोई भी कैंपस नहीं है, उन ज़िलों में कम से कम एक केंद्र इस तरह का होना चाहिए। और इस प्रकार से हम हमारी उपस्थिति राज्य के 33 ज़िलों में बढ़ा सकें। इस बाबत हम लोगों ने 12 प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र पूरे राज्य में स्थापित किए हैं। ये केंद्र प्रशिक्षण की आवश्यकताएं उसी ज़िले में पूरी करते हैं। वहाँ के किसानों को, पशुपालकों को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए ज़िले से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इन्हीं केंद्रों पर हम लोग 2 प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रहे हैं। एक प्रयोगशाला तो रोग निदान की प्रयोगशाला होगी। अगर किसी भी प्रकार का रोग उस ज़िले में पशुओं को हो जाता है तो उसका प्रारंभिक निदान वहीं उसी प्रयोगशाला में संभव हो। दूसरी प्रयोगशाला टेस्टिंग प्रयोगशाला होगी, जिसमें विशेष तौर से पशु आहार और पशु चारे की टेस्टिंग, दूध की टेस्टिंग, ये टेस्टिंग की जा सकेंगी, ताकि पशुपालकों को जो भी रिजल्ट है वो वहीं बताए जा सकें। आज पूरे राज्य में विश्वविद्यालय की उपस्थिति आधे से अधिक ज़िलों में हो गई है। 17 ज़िलों में विश्वविद्यालय का कोई न कोई कैंपस है। दूसरा, हम लोग सहारा ले रहे हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी का। विश्वविद्यालय ने एक किसान SMS एडवाइजरी सर्विस का भी मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके माध्यम से जिन जिन किसानों से हम टच में आ रहे हैं उनके मोबाइल नंबर पे हम उन लोगों को बार बार क्या उनको क्रियाएं करनी है, क्या उन्हें ध्यान रखना है, पशु रोगों के कोई टीके लगाने हैं, पशु स्वास्थ्य के बारे में कोई बात करनी है, वो सारे मैसेज SMS के माध्यम से उनके मोबाइल पे हम पहुंचाएंगे। इसके साथ में विश्वविद्यालय ने रेडियो पे एक कार्यक्रम चालू किया है, धेनेरी बातें नाम से। ये प्रति सप्ताह आधे घंटे का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है और जो आकाशवाणी के 17 केंद्र जो राज्य में स्थित हैं उन सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के मार्फत विश्वविद्यालय राज्य के पूरे लगभग 90% भूभाग में अपना कवरेज कर रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हम तेज़ गति से पशुपालकों तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। विश्वविद्यालय एक योजना पे और कार्य कर रहा है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित एक युवक या युवती होगी, जिसे हम लोग राजुआ सखा का नाम देंगे, सखा या सखी। और लगभग 10,000 के आसपास पंचायतें हैं। आने वाले 5 वर्षों में इन 10,000 पंचायतों में एक युवा हमारा द्वारा प्रशिक्षित होगा, जो हमारी तकनीक को उन पंचायतों तक पहुंचाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत शीघ्र अपनी तकनीक को आम पशुपालक तक और लगभग प्रत्येक ग्राम तक पहुंचा पाएंगे। अधिक से अधिक तेज़ गति से प्रसार और अपनी तकनीकों को किसानों को बताने के लिए विश्वविद्यालय ने 2 चीज़ें पर जोर दिया है। एक तो हम लोग कहीं पर भी अगर प्रदर्शनी विश्वविद्यालय की लगानी है तो हमारी प्रदर्शनी वहाँ लगती है, और पूरे साल में लगभग 15 या 20 जगह पर हम लोग ये प्रदर्शनी राज्य में भी लगाते हैं और राज्य से बाहर भी लगाते हैं। और उस प्रदर्शनी को हमने इस तरह का किया है कि उसमें विश्वविद्यालय के बारे में लगभग पूरी जानकारी, हमारी नवीनतम तकनीकों की जानकारी वहाँ प्रदर्शनी में होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है वो उठाया है पशु मेलों का आयोजन करना। और इस आयोजन में हम लोगों ने ये सिद्धांत तय किया है कि हम कृषि और पशु विज्ञान मेला एक साथ लगाएंगे, क्योंकि राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें अधिकतर कृषक जो हैं या किसान भाई हैं वो पशुपालक भी हैं। और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 85% ग्रामीण परिवारों के पास में पशुधन है, कोई न कोई पशुधन ज़रूर है। इसको ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि हम कृषि और पशु विज्ञान की जानकारी एक साथ दें। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखा जाए तो आपका जो 5 साल की यात्रा है राजूबास की, और वो अपने आप में एक बहुत ही सफल यात्रा रही है, और हमारी शुभकामना है कि आगे भी इसी तरीके से आप सफलता के कई पड़ाव पार करें और पशुपालकों के लिए एक हितकारी योजना ला करके और हितकारी कार्य करें। और इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC-ABC। AC-ABC? जी हाँ, AC-ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, सीपीसी दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो देखा किसान भाइयों बहनों, आपने किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि हमारे किसान भाइयों को ना सिर्फ कृषि की जानकारी हो बल्कि पशुपालन की भी उनको जानकारी हो। लेकिन फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।